आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से जो हमले का सिलसिला है वो लगातार जारी है। वहीं इसी पर ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई यहां पर की गई है। अमेरिका ने बता दें कि आईआरजीसी के 150 ठिकानों पर हमला किया है और इसी का जवाब ईरान ने आखिरकार दे दिया है। तमाम प्रतिक्रियाएं जो अमेरिका की तरफ से भी अब सामने आई है, लेकिन स्थिति पर अगर नजर डाली जाए तो इस समय स्थिति पूरी तरीके से तनावपूर्ण बनी हुई है और सीज फायर भी सबसे बड़ा अपडेट यहां पर सामने आ चुका है। सीज फायर जो है खत्म हो चुका है, हमले का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन अब देखना होगा कि भविष्य में स्थिति और किस तरीके से पैदा होगी। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन उनसे करवा देते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे जी, ग्रुप कैप्टन रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज पर। वहीं हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। तो सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी यहाँ पर दिनेश कुमार पांडे जी से। सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सीज फायर तो खत्म हो चुका है, अमेरिका की तरफ से हमला किया गया, ईरान ने जवाब दिया, तो इस पूरे सिनेरियो को सर आप कैसे देखते हैं? जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस संवाद में शामिल करने के लिए। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो स्थिति बन रही है वो दिन प्रतिदिन और विकट होती जा रही है, विषम होती जा रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि जो दोनों ने वादे किए, दोनों पक्षों ने, उन पर वो उनका पालन नहीं कर रहे। और अब जब सीज फायर की बात चल रही थी और इस समय जो ईरान में सेंटिमेंट है वो बहुत हाई है लोगों का, क्योंकि आज सुपर्द खाक होंगे के नेता अल खमैनी और उसके बाद लगभग 1 करोड़ लोगों का जो है वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हुआ है। और मशहद में जो है आज वो जनाजा के बाद जो उनका दफन किया जाएगा। मज़ेदार चीज़ है, मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ईस्टर्न पोर्शन में जो 2 ब्रिजेस थे जिसके थ्रू लोग आ रहे थे इस इवेंट में शामिल होने के लिए, अमेरिका ने सेंटकॉम ने उसको भी टारगेट किया। और अब ये भी खबर ये आई कि जो सेकेंड वेव थी अमेरिकन, उसमें इन्होंने तेहरान मशाद के बीच में जो रेलवे लाइन थी उसको भी तोड़ दिया और वो जो आने जाने का सिलसिला था वो बाधित हो गया। तो ऐसे में जो वो सेंटिमेंट पहले आहत थे वो और ज्यादा विकटतम स्थिति में पहुंच गए। इसके बाद जो है अटैक दर अटैक का सिलसिला शुरुआत। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, सीज फायर चल रहा था और कमोबेश जो है वो एस्केलेशन बीच में हो रहा था, जब 3 जो शिप्स थे उनको ड्रोन द्वारा ईरान ने टारगेट किया, कहते हुए कि उनके जो नेविगेशन इंस्ट्रक्शंस थे उसका पालन नहीं किया गया। देखिए, अब जब बात हो गई थी कि फ्री पैसेज होगा सभी टैंकर्स के लिए और शिप्स के लिए, उसके बाद कोई भी ऑपरेशन रिक्वायरमेंट की जरूरत थी। और जब बाद में जो सेकंड पार्ट था सीज फायर का, उसमें ये डिस्कशन हुआ था कि कहीं कुछ मतभेद है तो दोनों पक्ष जो है वो उनके बीच में एक हॉटलाइन बनाई गई थी, उसके द्वारा बात करके उसको सुलझा लेंगे, लेकिन जो कांटेक्ट ऑप्शंस में नहीं जाएंगे। लेकिन ये 3 जो है साइप्रस का प्रॉस्पेरिटी, रक्यात और वेनाड, ये 3 जो शिप थे उनको अटैक किया। इसके प्रत्युत्तर में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम प्रतिशोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं और उसके बाद अटैक का सिलसिला शुरू हुआ। 150 टारगेट जिसका आपने जिक्र भी किया उस पर किया गया। और 2 मजेदार चीजें उभर के आई इस पूरे अटैक में कि पहली बात यह कि सदन ईरान के जो महत्वपूर्ण इलाके थे, सैन्य और आर्थिक ठिकाने, उन पर अटैक किया गया। मैं आर्थिक ठिकाने क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि चांद बहार जिसका कि वो यूज कर रहा था ईरान तेल को भेजने के लिए, और उनको नेवल सपोर्ट जो लॉजिस्टिक सिस्टम था उसको सपोर्ट मिल रहा था, उसको भी टारगेट किया। तो उद्देश्य ये था कि हर प्रकार से ईरान को पंगु बना दिया जाए ताकि उसकी जो है वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी है उसको जो है वो बिल्कुल शून्य हो जाए। इसके प्रतिपक्ष में ईरान का जो अटैक हुआ है और आज सवेरे जो अटैक हुआ बहरीन और कुवैत पर, और ये भी दावा किया जा रहा है, आईजीसी ने वार्निंग दी है कि आज रात वो यूएई और कतर पर भी जो है वो टारगेटिंग करेंगे। अब सिलसिला ये जो अटैक दर अटैक का चल रहा है फिर कहाँ समाप्त होगा? क्योंकि ये एक और मजेदार चीज जो सामने आई कि ईरान कह रहा है कि भाई अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस के जो क्लॉज 24 है, आर्टिकल 24 है, उसका उल्लंघन किया है। और तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भाई हम तो इंटरनेशनल मैरीटाइम जो लॉज हैं उनकी अवहेलना के प्रति जो है कार्रवाई कर रहे हैं। तो ईरान ने जो अटैक किया उसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा भाई कि हम जो क्लॉज 51 है यूनाइटेड नेशंस का, जिसमें कि आप हार्ड ऑप्शंस जा सकते हैं, हार्ड किल के जा सकते हैं, उसका कर रहे हैं। तो देखिए, ये नैरेटिव सेटिंग के बाद जहां से चल रही है, दोनों पक्ष अपने आप को जो है निर्दोष साबित कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है पूरा विश्व जिससे प्रभावित हुआ है, पूरे विश्व की जो आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल है। अमेरिका खुद की जो अभी जो अनुमान है उसकी जो अनुमानित जीडीपी ग्रोथ है वो 2.6 है।
और अगले साल भी इतनी ही रहने की उम्मीद है। तो पूरा विश्व जो है वो इससे परेशान है, और जरूरत है कि सभी देश जो है, जो दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध है, मिलकर बैठकर दोनों के बिल्कुल बीच में एक सीज फायर को मानने के लिए बाध्य करें। जी बिल्कुल सर, क्योंकि इस युद्ध का असर तमाम देशों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और जो आम जनता है कहीं ना कहीं वो इस खामियाजे के आड़े आ गई है, उसका खामियाजा आम जनता को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। सर मैं आपके पास वापस लौटूंगी। राजन कोचर जी, मैं आपके पास सर आना चाहूंगी। दिनेश जी ने जैसे कि साफ तौर पर बताया कि अब सिचुएशन बहुत ज्यादा सर क्रिटिकल हो चल रही है, लेकिन आपको नहीं लगता अब यूनाइटेड नेशंस को अपना इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए यहाँ पर? क्योंकि अभी तक यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सिर्फ बयानबाजी की गई है, लेकिन प्रॉपर एक जो रोल होता है यूनाइटेड नेशंस का वो अभी तक सर नहीं देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे यूएन का कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा मुझे, बिकॉज यूएन एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है। और अगर ये सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रपोजल आना पड़ेगा, एक रेजोल्यूशन इनको लेना पड़ेगा, वो पास कैसे होगा मुझे बताइए। बिकॉज अगर वो इसको रेजोल्यूशन रशिया लेके आता है तो वो वीटो हो जाएगा, अमेरिका उसको वीटो कर देगा, अमेरिका लेके आएगा तो रशिया या चाइना वीटो कर देगा। सो ये यूएन इस मामले में आगे नहीं बढ़ सकता है। और हमने गजा में भी देख लिया, हमने यूक्रेन में भी देख लिया, कोई भी इंटरफेरेंस यूएन का हमने नहीं देखा यहाँ पे कि ये 4 साल से युद्ध आपका यूक्रेन का चल रहा है, इसका यूएन की तरफ से तो मैंने अभी तक कोई भी ऐसा मेजर मूव देखा नहीं है। इसको रेजोल्यूशंस 3 या 4 बार टेबल हुए हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, पर वो पास नहीं हो पाए। तो इसको यूएन की तो हम बात छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब जो ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि अभी ये हम इस लड़ाई को कहाँ देखते हैं, किस लेवल पे एस्केलेशन होने वाला है, और इसका जो इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या होने वाला है। बिकॉज ये 3 कंसर्न्स हैं आज सबके माइंड में। आई थिंक व्यूअर्स को भी इसको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप ये देखिए, अब हम एक टर्न अराउंड हमने नेटो का देखा, और ये बहुत सिग्निफिकेंट है इस डिस्कशन में लाना, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की जो डिसीजन है, जिस तरीके से उसने रिटेलिएट किए। देखिए अगर आपने 3 शिप्स के ऊपर अटैक किया, पहले भी ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी यहाँ पे गल्फ में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने शिप्स के ऊपर अटैक देखा है, और अमेरिकन्स ने भी अटैक किया है शिप्स के ऊपर। आपको याद होगा इंडियन के 3 सेलर जो मारे गए वो अमेरिका की वजह से मारे गए। इट वाज अ टोमाहॉक मिसाइल अमेरिका की जो फायर हुई थी इंजन रूम में। तो ये कोई एक तरफी चीज़ नहीं है, इसमें अमेरिका ने भी इसका उल्लंघन किया है, और और इसने अपना इसको ईरान ने भी। बट ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोवोकेशन नहीं था। अगर आपने 3 शिप्स को टारगेट किया है तो इतना बड़ा रिस्पांस जब अमेरिका से आ रहा है तो इसके पीछे कोई और वजह है। अब इसको हम ऊपरी तौर पे जो उसकी आउटर लेयर हम बोलते हैं, हमको आउटर लेयर ही इसको दिखाई देती है, इनर लेयर अलग है। और इसकी इनर लेयर ये है कि अब इसको ट्रंप समझता है कि अब वो आइसोलेटेड नहीं, अब उसको एक मजबूती मिल रही है। बिकॉज पहले वो अपने आप को आइसोलेटेड समझ रहा था कि नेटो भी मेरे साथ नहीं है और इसको मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। आज इसको नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने अनाउंस किया है कि वी आर गोइंग टू मोबिलाइज 5000 एयरक्राफ्ट, 5000 एयरक्राफ्ट नेटो मोबिलाइज करेगा अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो इसका मतलब कि अगर इसको ट्रंप चाहता है इस लड़ाई को एस्केलेट करना, तो अब उसको हेल्प नेटो से मिलेगी, और ख़ास तौर पे जो कंट्रीज उसकी हेल्प करेंगी वो आपका यूके हो जाएगा, आपका जर्मनी हो जाएगा। इस टाइप की जो एक मिलिट्री पावर मैं मानता हूँ कि जिनके पास एक सब्सटैंशियल मिलिट्री पावर है। और इसको आने वाले वक्त में इसको एमओयू का अभी मैं कोई इतना ज़्यादा फ्यूचर नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज मैं पहले भी नहीं देख रहा था। अब देखिए आपको ये समझना पड़ेगा और इसको व्यूअर्स को भी कि एक एमओयू और एक एग्रीमेंट में फर्क होता है, और एमओयू की कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। एक एग्रीमेंट की तो फिर भी 2 देशों के बीच में होता है तो उसकी एक सैंक्टिटी होती है, एक एमओयू की कोई सैंक्टिटी नहीं है। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है जो आपने फॉलो नहीं करी, और इसको दोनों देशों ने फॉलो नहीं की। एज अ मैटर ऑफ
अगर हम ये देखें कि ईरान ने उसके ऊपर हमला क्यों किया, देखिए जब आपकी हॉटलाइन है, जैसे ग्रुप कैप्टन साहब बता रहे हैं कि एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश्ड है, तो आप उस हॉटलाइन पे बात कीजिए। जैसे इंडिया पाकिस्तान में ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हमारी चलती रहती है, तो एमओस के बीच में, डीजी एमओस के बीच में हॉटलाइन में बातचीत करते हैं और उस चीज़ को डी एस्केलेट कर देते हैं। यहाँ पे इसको डी एस्केलेशन मैंने देखा नहीं, क्योंकि बातचीत ही नहीं हुई, और बातचीत इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज एक ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों कंट्रीज के बीच में। और आप ये देखिए कि ये जो 21 अगस्त को सैंक्शंस इसको उठाए गए थे ईरान के अगेंस्ट एक्सपोर्ट के, खासतौर पे ऑयल एक्सपोर्ट के, अब उसको रीइम्पोज कर दिया गया। इसकी जो इसकी वजह से अब क्या हो गया है कि ईरान भी बागी हो गया, बिकॉज एक टाइम पे ईरान भी इसको एग्रीमेंट के ऊपर तब देने की कोशिश कर रहा था, बट अब इसको बागी हो। तो लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि मैं ये देखता हूं कि अगर नेक्स्ट 72 आवर्स हमारे लिए बहुत क्रूशियल होंगे, अगर हम एक बिल्कुल सर, अभी ये सिचुएशन कहीं ना कहीं तनावपूर्ण यहाँ पर बनी हुई है, और जैसे कि आपने बताया कि नेक्स्ट 72 आवर्स जो है कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिकल है, लेकिन देखना होगा कि अब किस तरीके से परिस्थिति यहाँ पर बदलती है। दिनेश जी, सर मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। सर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बयान भी दिए गए हैं, लेकिन सर इसके अलावा अगर हम चीजों को देखें तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ईरान समझौता चाहता है, लेकिन ईरान की तरफ से इस पूरे स्टेटमेंट को नकार दिया जाता है। तो कैसे समझे अब डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी को? देखिए, ये बड़े मजेदार चीज है कि वो कहते हैं कि वो ईरानी बैगिंग, बैकडोर से बैगिंग कर। अरे भाई, बैगिंग कौन कर रहा है? आप जो बोल रहे हैं, आपने जिस एयरक्राफ्ट से, उसको देखिए अंकारा में नेटो समिट था, वहां से टेक ऑफ करते हैं अपने खुद के जहाज पर, यूएस एयरफोर्स के जहाज पर, जाके इंग्लैंड में ब्रिटिश जहाज में चेंज ओवर करते हैं। क्यों कहते हैं भाई खिड़की के पर्दे लगा दो? क्योंकि उनको ईरान में जब पूरे इस 4 तारीख से लेकर आज 9 तारीख तक के जो खुमैनी साहब के जनाजे के लिए जो पूरा दौर चल रहा है, रिचुअल्स चल रहे हैं, उसमें कहा गया डेथ टू डोनाल्ड ट्रंप, डेथ टू अमेरिका। तो उनको ये डर है कि खौफ में है वो इस समय, दरवाजे के अपना खिड़की जो है जहाज के, उसके पर्दे लगा दो, जहाज बदलना। और उसका उद्देश्य यह है कि दुश्मन को पता नहीं चले कि किस जहाज में है वो। दुश्मन सोचेगा कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के जहाज में जा रहे हैं, वो ब्रिटिश जहाज में गए। तो ये सब बताता है कि वो भयभीत तो है, नंबर 1। नंबर 2, वो चाहते हैं कि शांति जैसे भी हो, क्योंकि उनको पता है कि जिस आर्थिक तंगी से वो जूझ रहा है उनका देश, अगर उससे बाहर निकालना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ग्रेट कहां बन रहा है ये तो पता नहीं। और आर्थिक स्थिति पर उनको खुद उनके लोग परेशान है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 साल में जो इन्फ्लेशन थी उससे वो लगभग डबल हो गई है। तो अब मुख्य मुद्दा ये है कि अब शांति आया तो कैसे आए? देखिए, आप मानेंगे कि रियाल जो ईरान की करेंसी है वो बहुत जबरदस्त तरीके से गिर गई है। उसको उनको आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। अगर इस समय जो उनकी $24 बिलियन की जो एक सैंक्शन मनी है जो आपने सीज कर रखा है, उसको फ्रीज करिए, जो फ्रोजन कंडीशन में उसको अनफ्रीज करिए। हालांकि वो सीज फायर के जो डील भी थी हुआ था, उसमें भी था मुद्दा कि लगभग 12 बिलियन जो दे दी जाएंगे, और उसमें ये भी उड़ती खबरें आई थी, कुछ खबरें कि लगभग 2 बिलियन के आसपास ऑलरेडी दिया जा चुका है कतर द्वारा। और तीसरी बार जब शांति वार्ता हुई तो उसमें ये कहा गया कि आप हमसे बताइए क्या चाहते हैं। सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो जाता है कि आखिरकार ये युद्ध खत्म होगा, क्योंकि इसका खामियाजा दुनिया भर के तमाम देश भुगत रहे हैं, भारत पर भी असर पड़ रहा है, चाहे किसी और अन्य देश की बात करें। लेकिन एक बड़ा सवाल दुनिया भर के तमाम देश यहाँ पर पूछ रहे हैं, और ये सवाल का जवाब अभी तक सर क्लियर नहीं हो पा रहे कि आखिरकार युद्ध कब खत्म होगा, क्योंकि स्थिति अब गंभीर हो चली है। और जब से ये सीजफायर खत्म हुआ उसके बाद से जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है, और अब देखना होगा कि कब तक ये युद्ध खत्म हो पाएगा या फिर नहीं, या भविष्य में किस तरीके से परिस्थिति बनती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और आप दोनों ने हमें कीमती वक्त दिया है। तो जैसे कि हमने अपने दोनों मेहमानों से बातचीत की है, स्थिति देखिए बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है, सीज फायर आज खत्म हो चुका है, और उसके बाद अमेरिका और ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन भविष्य में कैसी परिस्थिति बनेगी, क्या जिस तरीके से हमारे दोनों मेहमानों ने बताया कि और क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा इंतजार करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है।